वेलकम टू लर्नर्स वैली। एक सवाल आपके सामने लिखा है। ये जो एक निशान आपको नज़र आ रहा है, इसे पाई कहते हैं। ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ये मैथ्स में एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। सिर्फ सवाल ये है, क्या पाई 22/7 के बराबर है? इस चीज़ को चेक करना है। किताबों में आपको कभी भी पाई 22/7 के बराबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ क्या लिखा होता है उसको भी बताएंगे साथ साथ। लेकिन हम पाई को 22/7 के बराबर इस्तेमाल करते हैं। टीचर्स भी इस तरह लिख लेते हैं और स्टूडेंट भी इस तरह लिखते हैं। इस चीज़ को चेक करना है, क्या पाई 22/7 के बराबर होता है या नहीं होता। पाई एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है जिसको मैथ्स में एक कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें फ्रैक्शन को एक दूसरी शक्ल में लिखना पड़ेगा। जब तक हम इस फ्रैक्शन को तब्दील नहीं करेंगे किसी बहुत बेहतर शक्ल में, जहाँ पे इसकी कीमत का बेहतर अंदाज़ा हो सके, हम उस वक्त तक इस बात को नहीं असेस कर सकते कि ये बात सही है या गलत है। तो सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ प्लेस वैल्यू की। ये बहुत छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ी क्लासों तक काम आता है। प्लेस वैल्यू, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ लेकिन मैं उसमें एक ही डिजिट इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। मिसाल के तौर पे ये नंबर है 11,111। मैंने इसमें एक ही डिजिट इस्तेमाल किया है 1। ये सारे के सारे नंबर्स 1 हैं। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। लेकिन हर 1 की कीमत मुख्तलिफ है, उसकी वैल्यू मुख्तलिफ है। ये कैसे मुख्तलिफ है? जैसे ये वाला 1 जो है, इसको हम कहते हैं यूनिट या 1। यूनिट का मतलब 1। जबकि दूसरा ये 1 जो है, इसकी वैल्यू 10 के बराबर है। जबकि ये 1 जो है, इसकी वैल्यू 100 के बराबर है। इस 1 की वैल्यू 1000 के बराबर है, जबकि इस 1 की वैल्यू 10,000 के बराबर है। ये 1 1 है, मगर ये 10 है, और ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है। ये प्लेस वैल्यूज़ है। इस तरह से ये आगे चलती चली जाती हैं और ये वैल्यू बढ़ती रहती है। अगर हम गौर करें तो इस 1 के मुकाबले में ये वाला 1 बड़ी वैल्यू रखता है। इस 1 से ये वैल्यू ज़्यादा रखता है, बड़ी वैल्यू है। इससे आगे जाएंगे तो इस 1 की वैल्यू हालांकि 1 है, लेकिन इसकी कीमत पिछले वाले 1 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? अगर हम गौर करें तो इस 1 के मुकाबले में ये 1 जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो ये वाला 1 आएगा। इस 1 को अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो फिर ये नंबर आएगा। इसका मतलब यूनिट के मुकाबले में 10 टाइम्स बड़ा है। 10 के मुकाबले में 100 10 टाइम्स बड़ा है। 100 के मुकाबले में 1000 10 टाइम्स बड़ा है। 1000 के मुकाबले में 10,000 10 टाइम्स बड़ा है। इस तरह जितने ही नंबर आगे आते जाएंगे वो पिछले नंबर के मुकाबले में 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे। और अगर इस बात को हम इस तरफ लेकर जाएं तो डिजिट वैल्यूज़ डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। इधर आते हैं तो डिजिट वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन जब इधर जाएंगे तो डिजिट वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी। और किस तरह डिक्रीज़ होंगी? 10 टाइम्स डिक्रीज़ होंगी। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ये है नंबर 10,000। देखिएगा ज़रा, 10,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000। ये आ गया 1000। 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 100।
ये देखिए 1000 को हमने डिवाइड किया 10 से तो 100 आ गया। 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10। ये 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। अगर हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि यूनिट आ गया। जैसे जैसे हम डिजिट्स के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिजिट्स की कम होती जाती है। अब 1 के बाद कोई डिजिट हम नॉर्मली नहीं जानते, क्या 1 के बाद कोई डिजिट होता है या नहीं होता है। तो उसके लिए इसी उसूल पर चलकर देखते हैं कि हर डिजिट पिछले डिजिट से 10 टाइम्स छोटा है। अगर हम 1 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या बनेगा, ये होगा 10th पार्ट, 10वां हिस्सा। तो इसके बाद जो डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू ज़रा मुख्तलिफ तरह से लिखी जाती है, वो होती है 10th। ये 10 है, रिमेंबर दिस इज 10, ये 10th है यूनिट के बाद। इसी तरह यूनिट के बाद और जो डिजिट्स आते हैं अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें 10 से तो वैल्यू और कम हो जाएगी। 10th के बाद जो अगला डिजिट होगा उसकी वैल्यू होगी 100। 100 कैसे है कि 1/10 को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 10 से, तो ये हो गया 1/100। इसके बाद अगला डिजिट अगर हम और लिखना चाहें तो वो होगा 1000। ये कि 1 का 1000th पार्ट, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये है 1/10। फ्रैक्शन को सीधी लाइन से ही लिखना चाहिए, ऑब्लिक लाइन से नहीं लिखना चाहिए। 1/1000 है, जबकि ये वैल्यूज जो है यहाँ पर ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है एंड दिस इज 10,000। ये प्लेस वैल्यूज है नंबर की। ये नंबर था 11,111। लेकिन इसके बाद के जो डिजिट्स हैं उससे पहले हम एक डॉट लगाते हैं और इसके बाद जो नंबर होंगे अगर हम लिखें यहाँ पे 111 तो ये बढ़ा जाएगा 11,111.111। इसके बाद इसको 100 या 111 या 100 इस तरह नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए कि ये जो 100,000 है ये डेसिमल के इस पॉइंट के इस तरफ है। इस तरफ जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यू अलग है, लिहाजा उन्हें 100 या 1000 या 10,000 नहीं बोल सकते। तो इनको हम इन डिजिट्स को सिर्फ डिजिट्स की तरह पढ़ते हैं। 11,111.111। लेकिन ये जो 111 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1/10 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1/100 के बराबर है, इसकी वैल्यू 1/1000 के बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम 1 से छोटे नंबर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम प्लेस वैल्यू में, इसको हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम में डेसिमल सिस्टम। ये डेसिमल सिस्टम क्यों कहते हैं कि इसके अंदर 10 का नंबर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस तरफ को जाते हैं तो हर प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स लेस हो जाती है, जब इस तरफ आते हैं तो हर प्लेस वैल्यू इसके मुकाबले में ये 10 टाइम्स बढ़ा है, इसके मुकाबले में ये 10 टाइम्स बढ़ा है, इस तरह से वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ती रहती है। तो ये डेसिमल सिस्टम है। इस डेसिमल सिस्टम के अंदर हम उन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं जो 1 से छोटी हो। जो वैल्यू 1 से छोटी होती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये डेसिमल सिस्टम में लिखी गई हैं और 1 से छोटी हैं तो उसको हम कहते हैं डेसिमल्स, या आम ज़बान में डेसिमल फ्रैक्शन। चूँकि ये फ्रैक्शन है लेकिन डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है या डेसिमल सिस्टम में लिखा गया, इसलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। लोकल सिस्टम में नॉर्मली इसको डेसिमल्स कहा जाता है। डेसिमल्स वो वैल्यू होती है जो कि नंबर्स में पॉइंट के बाद लिखी जाती है, लेकिन उसके में हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे 1.5 ये 1 यूनिट है,
और 5 10th है, हम लिख सकते हैं 2.37। 2 यूनिट है, 3 10th है और 7 100th है, तो इसको हम 3700th कह देते हैं। 2.37 आम ज़बान में 2.37 बोलेंगे। तो ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर्स की फॉर्म है, ये कहलाती है डेसिमल्स, जिसमें नंबर को या फ्रैक्शन को हम प्लेस वैल्यूज़ के ज़रिए डेसिमल सिस्टम में हम शो करते हैं। वैल्यू 1 से कम है, लिहाजा ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये डेसिमल के बाद लिखे जाते हैं। जब हम डेसिमल को समझ गए हैं तो यहाँ पे अब हम इस काबिल हो हैं कि हम चेक कर सकें कि क्या पाई 22.7 के बराबर होता है या नहीं होता। हम अपने सवाल की तरफ वापस आ रहे हैं। फिर क्या पाई 22.7 के बराबर होता है? मैंने आपको बताया कि पाई इज इक्वल टू 22.7। अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये बात सही है या नहीं है। चेक करने के लिए हमने एक टूल इस्तेमाल करना है जो हमने अभी सीखा है, डेसिमल। हम सबसे पहले 22.7 को चेक करते हैं कि डेसिमल में ये किसके बराबर होता है। 22.7 को डेसिमल में चेंज करने का तरीका है कि न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। सिंपल 7 का टेबल आपको आना चाहिए। 7 3 21, 1 बच गया। हम इसको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम इसे आगे तकसीम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये 3 यूनिट्स में आगे हम यहाँ डेसिमल प्लेस करेंगे तो हमें हर डिजिट में एक 0 मिल जाएगा, हर डिवीजन में। तो अब कितने टाइम जाएगा? 7 1 7, रिमाइंडर बचा 3। एक 0 लगा सकते हैं चूँकि हम डेसिमल के अंदर आ चुके हैं, और डेसिमल के बाद हमें डेसिमल के बाद जो वैल्यू होती है इसमें एक्चुअली जिसे हम लिख सकते हैं 22.000, जितने चाहें 0 लगा लें तो ये 22 ही रहेगा। तो हम इन ज़ीरोज़ को, चूँकि डेसिमल को हम यूज़ बाहर ले जा चुके हैं, डेसिमल हमारे आंसर में आ गया, तो एक एक करके 0 को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितने टाइम का? 7 4 28, बाकी रह गया 2। नेक्स्ट 0 नीचे ले आएंगे। 7 2 14, बाकी रह गया 6। फिर अगला 0 नीचे ले आएंगे। नाउ हाउ मेनी टाइम्स? 7 का टेबल, 7 9 63, 9 टाइम नहीं जा सकता, 8 टाइम, 7 8 56, रह गया 4। अब एक नेक्स्ट 0 नीचे ले आएंगे। कितने टाइम जा सकेगा? 7 5 35, बाकी रह गया 5। हम फिर 0 ले आएंगे, ये 0 नीचे आया इस जगह पे। 7 7 49, फिर रह गया 1। अब ये तकसीम तो ख़त्म नहीं होगी कभी भी, ये तो चलती ही रहेगी। लेकिन अगर हम नोट करें तो यहाँ ये बिल्कुल इस जगह वापस आ गए हम। फिर 1 बच गया, हम 0 लगाएंगे, 10 बनेगा। 7 1 7, तो अब ये देखें 10, और इसके बाद ये सारी की सारी कैलकुलेशन फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 22.7 जो है ये इसकी कीमत है 3.142857। और अगर हम इसको आगे चलाएंगे तो ये फिर दोबारा वापस आ जाएगी 142857, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। पाई जो है वो एक ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई प्रेस करके इक्वल दबाएंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3.141592654। चूँकि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डेसिमल में तब्दील कर लिया है, अब हम चेक कर सकते हैं क्या पाई 22.7 के बराबर है 3.1415, जबकि यहाँ पे आ रहा है 3.14। ये तो 3 डिजिट्स तो सेम है, लेकिन इसके बाद यहाँ 1 आ गया जबकि यहाँ 2 है। इसी जगह पे फ़र्क आ गया। फिर इसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, इसके बाद डिजिट्स बदल गए।
इसका मतलब शुरू में तो इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू तकरीबन एक जैसी रहती है, या हम ये कह सकते हैं कि पाई और 22.7 बहुत मिलते जुलते नंबर्स हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पाई को 22.7 के बराबर लिखना गलत है। हम ये कह सकते हैं कि पाई 22.7 के बहुत करीब है। तो किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है टेक पाई एज 22.7। किताबें कभी भी नहीं लिखती कि पाई इज इक्वल टू 22.7, क्योंकि पाई 22.7 के बराबर नहीं है। लेकिन पाई की कीमत इतनी मिलती जुलती है कि हम पाई की जगह 22.7 इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस की आसानी के लिए, लेकिन पाई 22.7 के बराबर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।